नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर ऋषिकेश से। अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें। घटनास्थल पहुंची साइबर एक्सपर्ट की टीम, सेल टावर आईडी स्कैनर के साथ ये टीम पहुंची तो घटना के बाद एक्टिव मोबाइल की जांच यहां पर एसआईटी की तरफ से की जा रही। तो हत्याकांड की तफ्तीश को मुकम्मल करने में जुटी एसआईटी और इसी को लेकर घटना को रिक्रिएशन यहां पर किया गया। तो घटना को रिक्रिएट करवाकर भी तस्दीक की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घटना स्थल पर पहुंची साइबर एक्सपर्ट की टीम, जहां सेल टावर आईडी स्कैनर के साथ जांच पड़ताल की गई। घटना के वक्त एक्टिव मोबाइल की भी जांच यहां पर की जा रही है। संवाददाता सुरेंद्र डसीला का भी सीधा रुख कर लेते हैं, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, घटना को लेकर रिक्रिएट करवाकर तस्दीक की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, जांच तेज होते हुए एसआईटी की। देखिए, बिल्कुल दोनों बातों पर मैं बात करूंगा। आशिमा, देखिए, सीन रिक्रिएशन तो देर रात में हुआ था क्योंकि रात की घटना थी और सीन रिक्रिएशन रात में किया गया। सुरक्षा के लिहाज से भी ये जरूरी था। जिस तरह की घटना इन आरोपियों के साथ कोर्ट ले जाते वक्त हुई थी, उस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसलिए सीन रिक्रिएशन करते वक्त इस चीज का सुरक्षा का ध्यान रखा गया। और दूसरा, रात की घटना थी तो इसलिए रात में ज्यादा बेहतर तरीके से ये लोग बता पाए किस तरह की घटना थी। तो एसआईटी की टीम इनको देर रात लेके पहुंची थी और सीन रिक्रिएट किया गया। दूसरी बात यह है कि उस क्षेत्र में क्योंकि अंकिता का मोबाइल भी गायब है, पुलकित का मोबाइल गायब है, एक मोबाइल जो मिला है वो इन दोनों का है या नहीं है, इसको अभी साइबर एक्सपर्ट तलाशेंगे, डेटा रिकवर करेंगे, उसके बाद इसकी पता चल पाएगा। लेकिन जो सेल आईडी एक्टिवेट को चेक करने वाली मशीन है, उसके जरिए उस क्षेत्र में लगातार ये कोशिश की जा रही है किसी मोबाइल के बारे में कुछ पता चल पाए, जिससे कि इस केस की जो तहकीकात है वो आगे की ओर बढ़ पाए। ये कोशिशें लगातार साइबर टीम के द्वारा की जा रही है। क्योंकि पुलिस रिमांड का समय 3 दिन का था, कल शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। समय बहुत कम है, सवाल बहुत ज्यादा है, एक लंबी फेहरिस्त है और ज्यादा से ज्यादा चीजें इनसे निकाल पाएं, तो इसलिए एसआईटी की टीम जो है वो लगातार इसमें छापेमारी कर रही है, कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सबूत मिल पाए। आशिमा, बिल्कुल सुरेंद्र, घटनास्थल पहुंची और सेल टावर आईडी स्कैनर के साथ जो है वो जांच पड़ताल यहां पर की गई ताकि जो मोबाइल है, मोबाइल फोन का पता लग पाए और जो सबूत है वो इकट्ठा यहां पर हो सके। और ये देखिए, चुनौती इसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो विपक्ष लगातार हमलावर है इस पूरे प्रकरण को लेकर और साथ ही साथ आवाज हर एक आमजन के मुंह से, जहन से यही उठ रही है कि आखिर अंकिता को इंसाफ कब मिल पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं चौतरफा चुनौती एसआईटी के सामने कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल आशिमा, इसलिए भी बड़ी चुनौती है। अगर वो जो मोबाइल है वो नहर में है तो आप ये समझिए उस नहर में बहुत ज्यादा पानी होता है। अगर आप एक दिन नहर का पानी रोक भी लेते हैं तो आप ये सोचिए उसमें आप तलाश कैसे करेंगे। सिल्ट यानी रेता बजरी बहुत ज्यादा होगा, उसके नीचे अगर फोन होगा तो फिर कैसे वो मिलेगा। इन तमाम चीजों को भी सोचा जा रहा है। टीमें अगर उतर के भी कोशिश करती हैं तो किसी डेड बॉडी या किसी चीज को ढूंढना तो बड़ा आसान है। पानी बंद होने के बाद जिस तरह अंकिता की बॉडी बहुत आसानी से मिल गई थी, लेकिन आप ये समझिए कि एक छोटा सा मोबाइल ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ये जो आईडी ट्रैकर हैं, जो मशीनों का यूज किया जा रहा है, इनके जरिए ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर पुलकित ने अपना मोबाइल कहीं छुपा दिया होगा, किसी झाड़ी में फेंका होगा, कहीं अगर छिपा के वो चला गया होगा, तो हो सकता है कि उसके बारे में जानकारी मिल जाए। और इसके अलावा टीम ये भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द वो डेटा रिकवर हो जाए जो उस मोबाइल मिला है उसके जरिए, ताकि उसमें चीजें क्लियर हो पाएं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वक्त बहुत कम है। कल शाम 5 बजे आपको इनको दोबारा से जेल भेजना है। और इस कम वक्त में किस तरह से सबूतों को इकट्ठा किया जाता है, सुरेंद्र, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो अंकिता हत्याकांड में अब आपको एक ऐसी गवाही सुनाते हैं जिसने उन दरिंदों की पूरी कहानी बयां करके रख दी। आखिर अंकिता के साथ कैसे हैवानियत की गई। हालांकि आपको बता दें कि न्यूज स्टेट रिपोर्ट में दिखाए गए वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अंकिता हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो सर ने उनका मुंह खींचा और अंदर ले गए। वो हेल्प मी मैम कर रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है। न्यूज स्टेट पर होगी सबसे बड़ी गवाही।
नीचे मैम चिल्ला रही थी और ऊपर से हम दोनों ने देखा तो हेल्प मी मैम कर रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है यहाँ से। सुना आपने कैसे कैसे अंकिता अपनी जान की भीख मांगती रही, हेल्प हेल्प चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज इस रिजॉर्ट के चार दीवारी में जज्ब होकर रह गई। सुनिए होटल के कर्मचारी ने और क्या देखा। क्या क्या देखा आपने? ऊपर से देखा था मैम हमने, जब हम सामान रख रहे थे गेस्ट का। तो गेस्ट कौन लोग थे वो? नीचे मैम चिल्ला रही थी, नीचे मैम चिल्ला रही थी और ऊपर से हम दोनों ने देखा तो हेल्प मी मैम कर रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है यहाँ से। तो सर ने उनका मुंह खींचा और अंदर ले गए। वो गेस्ट कौन थे, कुछ पता है? गाड़ी कहाँ की थी वो? मैं जा रहा था बाहर सामान लेने अकेला, तो नीचे रिसेप्शन पे अंकित सर थे और एक और थे वहाँ पर, तो चार थे वे, मैंने देखा था, जिसमें से मतलब कि वो हट्टे खट्टे थे बिल्कुल, जवान बिल्कुल। ये कौन कौन थे जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया? इनके नाम क्या क्या कुछ पता है? अंकित और पुलकित और सौरभ। अंकिता मर्डर केस से जुड़ी ये अब तक की सबसे बड़ी गवाही है। हालांकि आपको बता दें, इस वीडियो की पुष्टि न्यूज स्टेट नहीं करता। अंकिता मर्डर केस से जुड़े सभी किरदारों से पुलिस पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है। पकड़े गए तीनों आरोपियों को पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लिया है। मर्डर केस का 3 अभियुक्त को 3 दिन रिमांड पर पुलिस ने कल ले लिया है। अभी ये तीनों अभियुक्तों से घटना के संबंध में बहुत ही गहनता से पूछताछ किया जा रहा है। अब अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों को एसआईटी की टीम ने 3 दिन की रिमांड पर लिया है। शुक्रवार को एसआईटी की टीम आरोपियों को लेकर पौड़ी से लक्ष्मण झूला थाने लेकर आई। एसआईटी क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है ताकि अंकिता मर्डर केस में आरोपियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जा सके। ऋषिकेश से अमित सिंह कंडवाल, ई न्यूज स्टेट। और अब हल्द्वानी से बड़ी खबर है, जहां अंकिता हत्याकांड पर सियासत तेज, तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल का सरकार पर बड़ा हमला। तो यशपाल आर्य ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा हमला बोला है। अंकिता के परिजनों को सरकारी मदद पर सवाल भी उनकी तरफ से उठाए गए। तो हल्द्वानी से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर अब सियासत भी तेज होते हुए नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल का सरकार पर बड़ा हमला है। यशपाल आर्य ने कानून व्यवस्था को लेकर जहां सवाल खड़े किए हैं, तो साथ ही साथ अंकिता के परिजनों को आर्थिक मदद पर भी सवाल उठाया। भाई डर खत्म हो चुका है। जो भी अपराधी हैं निरंकुश हो चुके हैं। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और गुनाहगार अपराधी खुलेआम घूमते दिखाई दे रहे हैं। किसका संरक्षण है? ये डर कैसे इनके मन से हट गया है? ये भय का माहौल खत्म हो गया है। पूरी तरह सरकार कानून व्यवस्था को, लचीली कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कटघरे में खड़ी है। मुख्यमंत्री जी को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। अगर इस देवभूमि में अगर कोई भी इस तरह के कृत्य होते हैं तो देवभूमि का नाम भी कलंकित होता है। उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक में हो, इन केसेस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, जिससे कि इसमें न्याय मिल सके। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 25 लाख रुपया अंकिता को जो उसके परिवार को जो धनराशि दी गई, ये घाव में मरहम लगाने जैसा भी नहीं है। राशि भरने। और अब देहरादून से बड़ी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में प्रदर्शन, तो सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग। तो सरकार पर अधिकारों के हनन का आरोप यहां पर लगाया है। तो बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में प्रदर्शन, तो सड़कों पर उतरकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना आक्रोश बयां किया। सरकार पर अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यह प्रदर्शन मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से, उनकी तरफ से अधिकारों का हनन का आरोप सरकार पर लगाया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा ताकि जो माहौल है वो खराब ना हो पाए। तो मुस्लिम समुदाय की तरफ से बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार पर यह बड़ा आरोप। राजधानी देहरादून की यह तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। लेकिन आखिर क्या होता है समान नागरिक संहिता और वो क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें खुद ही इसका नहीं पता है। सिर्फ कुछ लोगों के बहकावे में आकर लोग विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे लोगों से बात की संवाददाता सुरेंद्र डसीला। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ भी हैं। किस चीज के लिए आए हो बेटा यहाँ पर आप?
चाचा आप किस चीज के लिए आए हो? भाई साहब आप किसके लिए? सिविल कोर्ट के लिए आए हैं। ये क्या है, ये क्या बन रहा है, ये कुछ आइडिया है जी? इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये नहीं बनना चाहिए। और ये कोई बिल्डिंग बन रही है, मकान बन रहा है? नहीं, बिल्डिंग मकान नहीं बन रहा है, ये कानून लागू कर रहे हैं हमारे ऊपर। ये मुसलमानों को परेशान करने वाली बात है। ये कि हमारे जो दीन के असूल हैं वो हमसे छूट रहे हैं, हमसे हारे हाथ जा रहे हैं। निकाह वाला सबसे बड़ा पहला मसला है, वो जो है हम निकाह नहीं करते थे, क्या बताया गया कोर्ट मैरिज होगी, ये होगा वो होगा, तो ये हम नहीं चाहते। ये हम कानून के लिए हम लड़ेंगे और बराबर लड़ेंगे और रोड पे आके चक्का जाम भी करेंगे। एक चीज बताइए, आपने अपना सुझाव दिया कैसे, मतलब किसे दिया आपने सुझाव दिया है या देंगे? दे दिया हमने सुझाव, हमने कमेटी को दिया। हमने उनसे ये पूछा कि आप हमें ये बताइए कि जैसे शादी होती है और आप उसके अंदर ये करने जा रहे हैं शादी के अंदर कि 21 साल का लड़का होगा और 18 साल की लड़की होगी। अगर किसी कपल के अंदर लड़की 18 साल की है और लड़का 19 साल का है तो उन्होंने शादी कर ली, तो आपके यहाँ तो रजिस्टर होगी नहीं, लीगल है वो, जब तक तो 21 साल का नहीं होता लड़का। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि लड़का जब काबिल हो जाए, पांव पे खड़ा हो अपने, तब उसकी शादी हो, या लड़की जब बालिग हो तब उसकी शादी हो? तो इससे ऐतराज क्या है? ये तो और अच्छी बात है ना। बैनर पकड़ा है, कुछ बता दो यार, आप भी लोग बता दो, कुछ बताओ तो सही। तुम लोग बात करने आए, हाँ उनसे भी पूछूंगा। अब इतने लोग ये बात करने आए हैं, बात देखिए, तमाम लोग यहाँ पर हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी के लिए पहुंचे हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सिविल कोर्ट बता रहे हैं। आप बताओ भैया क्या है, किसके लिए बैठे हुए आप? समान सिविल कोर्ट के लिए। सिविल कोर्ट कहाँ बनेगा? ये है कि सरकार अपने उसमें कोई भी कुछ चीज जो आप लोगों को किसी ने कह दिया और सब लोग आगे धरने पे। नहीं सर, ऐसा आप बताओ। मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं बता रहा हूँ। आप बताओ क्या है, तुम यहाँ धरने पे आए हो यार, बताओ। बता तो रहा हूँ ना। अब हमने इसको लागू कर दिया, सरकार के जो मन मर्जी में आगे उसमें लागू कर देगी। लागू कर दिया? कहाँ बना? अभी लागू नहीं हुआ ना सर, लागू नहीं हुआ, लेकिन जो अब अगर ये लागू हो गया तो जो उसके मन मर्जी में आगे वो लागू कर देगा। मर्जी में क्या है ये तो बताओ। वो तो अभी हम इसे लागू होने से पहले कैंसिल कर रहे हैं ना। ये तमाम लोग यहाँ पर हैं जिनको अलग अलग संगठनों ने बुलाया है, और ये इसमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ नेता लेके पहुंचे हैं तो वो कह रहे हैं हम इसका विरोध कर रहे हैं, ये कोर्ट नहीं बनना चाहिए। शायद उनको कोर्ट और कोड में अंतर भी नहीं मालूम। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुनील डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। तो अधिकारों का हनन का आरोप यहां पर लगाया गया, लेकिन सवाल जब इस संदर्भ में किया गया तो जानकारी नहीं थी, जो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा करती है। देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां केदारनाथ में एवलांच को लेकर कमेटी का गठन। तो एक्सपर्ट कमेटी केदारनाथ एवलांच की जांच करेगी। कमेटी में 5 सदस्य जो है शामिल किए जाएंगे। तो ये 5 सदस्य टीम जो है वो जांच पड़ताल यहां पर करेगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, तो केदारनाथ में पिछले 10 दिनों में तीसरी बार एवलांच आया है, जिसके बाद एक बार फिर से जो चिंता है वो बढ़ते नजर आ रही है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उन 3 दिनों की जो कहीं ना कहीं चुनौती और चिंता बढ़ाने वाली है। 1 अक्टूबर, 22 सितंबर और ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं 27 सितंबर की। तो किस तरह से एवलांच आया है, तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आज की जिसमें भीषण एवलांच का दृश्य आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर 22 सितंबर की, उस दिन शाम 6:30 बजे एवलांच ने डरा दिया था। और तीसरी तस्वीर 27 सितंबर की सुबह 9:38 पर एवलांच आया था। केदारनाथ में पिछले 10 दिन में तीसरी बार आज ये एवलांच आया, जिसके बाद चिंता बढ़ते हुए तो केदार धाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है जहां एवलांच आया है, और उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आता है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। प्रोफेसर डीपी डोभाल का यह कहना है कि ग्लेशियर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो ये 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तो एक तरफ चिंता बढ़ते हुए, हालांकि अब इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह से तस्वीर डरा देने वाली है, उसकी जांच पड़ताल के लिए यहां पर टीम जो है वो गठित कर दी गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेसर डीपी डोभाल है, उनका कहना है कि ग्लेशियर में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आम बात है, ऐसे होती रहती, ये कोई डराने वाली तस्वीर नहीं है। लेकिन देखिए 3 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें चुनौती पेश करते हुए। तो वहीं पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का जो आज जन्मदिन है, और इस मौके पर उनकी बेटी रितु खंडूरी के घर दिग्गजों, नेता, अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी, तांता लगा रहा। राजनीति से संन्यास ले चुके प्रदेश के पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के पिता भुवन चंद्र खंडूरी के जन्मदिन पर उनको बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा।
वैसे तो हर साल भुवन चंद खंडूरी का जन्मदिन मनता था, लेकिन इस बार नजारा अलग ही दिखा। उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर और बेटी रितु खंडूरी के सरकारी आवास पर पूर्व सीएम को बधाई देने के लिए दिग्गज नेता से लेकर आला अधिकारी पहुंचे। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी का जीवन एक आदर्श राजनेता का रहा और प्रदेश से लेकर देश में ईमानदार और कड़क छवि के लिए वो जाने जाते हैं। आज जनरल साहब का जन्मदिन है और उन्होंने लंबे समय से तक देश की और प्रदेश की सेवा की है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे। उनके द्वारा अनेकों कार्य, जहाँ सड़कों के क्षेत्र में भारत में मंत्री रहते हुए और उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम ऐसे कामों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया।